कोई तो वजह है कि एक मिडिल क्लास बंदा हमेशा सैलरी के पीछे ही भागता रहता है और कभी इस चक्कर से बाहर नहीं निकल पाता। शायद आप खुद या आपके बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो हमेशा महीने के आखिर में अगली सैलरी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 रीजंस के बारे में जो सैलरीड क्लास और इस माइंडसेट के लोगों को कभी अमीर नहीं होने देती। और अगर ये आदतें आप में भी हैं तो आई एम सॉरी, बट आपका भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फ़िक्रमंद होने की कोई बात नहीं, क्योंकि अगर हमें मसलों की समझ लगेगी तभी तो हम खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे। मैं हूं शाफे भट्ट और आए देखते हैं कि वो माइंडसेट क्या है जो लोगों को कभी अमीर नहीं होने देता। तो भाई, इस वीडियो का आइडिया मुझे आया अपने एक दोस्त से। उस दोस्त का असली नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इस वीडियो में हमने उसकी बहुत बुराइयां करनी हैं और मेरा कुट खाने का कोई मूड नहीं। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसका नाम है साकिब, क्योंकि इस नाम का वाकई मेरा कोई दोस्त नहीं। खैर, बात कुछ यूँ है कि मेरा दोस्त हो या आपका, मसला इंसान में नहीं बल्कि उसके माइंडसेट में होता है। आम तौर पर हमारी जो सैलरीड क्लास होती है उनमें ये मसले होते ही हैं। ये लोग मेहनती तो होते हैं, दिन के 8-10 घंटे, हफ्ते के 40-50 घंटे काम भी करते हैं, लेकिन अभी आधा महीना ख़त्म नहीं होता और पैसे इनके ख़त्म हो चुके होते हैं। वजह है ये आदतें जो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। तो भाई, सबसे पहली वजह तो है इनका लोगों को इम्प्रेस करना। जी हाँ, इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि लोग इनसे इम्प्रेस्ड हों, इनकी तारीफ़ें करें। वैसे तो ये शायद सभी को अच्छा लगता होगा और इसमें एज सच कोई बुराई भी नहीं, लेकिन इस काम के लिए ये लोग अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैला देते हैं। महंगे कपड़े, अच्छा मोबाइल फ़ोन, खूबसूरत घड़ियाँ, पुअर माइंडसेट वाले लोगों का फोकस इसी पर होता है। इसी वजह से इन लोगों के खर्चे इनकी कमाई से भी ज़्यादा होते हैं। खर्चों की खैर है, बस लोग खुश होने चाहिए हमसे। यही वजह है कि ये लोग पे चेक टू पे चेक रह रहे होते हैं। अगर एक सैलरी भी थोड़ा सा लेट हो गई तो इनका पूरा निज़ाम तबाह हो सकता है। अब साकिब की ही मिसाल ले लें। मोबाइल फ़ोन उसके पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है, मेरे पास ये मिड टीयर एंड्रॉयड फ़ोन है। अच्छा, सैलरी भी उसकी मेरे से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अक्सर वो मेरे से पैसे मांग रहा होता है। वजह यही माइंडसेट के लोगों को इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस वो कर लेता है लोगों को, लेकिन उसकी जो रियलिटी है वो मुझे या उसके जो चंद करीबी दोस्त हैं उन्हें ही पता है। अच्छा, इसी बात से हमारा दूसरा पॉइंट निकलता है कि जब लोगों को खुश करने के लिए आपके खर्चे आपकी कमाई से भी बढ़ जाते हैं तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। साकिब का भी यही मसला है। न जाने कितने लोगों से उसने उधार पकड़ा हुआ है, और ये दोस्तों वगैरह से लोन्स लेने के अलावा एक और बहुत बड़ी मुसीबत है क्रेडिट कार्ड्स। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा अजाब है जो अच्छों को निगल जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास हो तो आपको बहुत आसानी से उधार मिल जाता है। अक्सर लोगों ने तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखे होते हैं, एक से पैसे निकालकर दूसरे के पैसे भरते हैं। मेरे भी ऐसे दोस्त हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा बुरी ही होती है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। आपके पास वो पैसा आ जाता है जो आपका है ही नहीं। क्रेडिट कार्ड है ही उन लोगों के लिए जिनको इसकी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि वो लोग जिनके पास ऑलरेडी पैसा मौजूद है। पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड्स के इंटरेस्ट रेट्स 42% तक जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करते हैं, अगर वो वापस करने में देर की तो आप एक ऐसी दलदल में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन है। अगर आप क्रेडिट कार्ड्स के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो अम्मार सिद्दीकी ने इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वो चेक कर लें। तो खैर, ये जो कर्जा या उधार पर चलने वाली आदत है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो लोगों को अमीर नहीं होने देती। आप चीज़ें तो ख़रीद लेते हैं, और अक्सर वो चीज़ें जिनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर बाद में उनके पैसे वापस करना मुश्किल हो जाता है। और पैसों के अलावा ये चीज़ आपके ऊपर एक इमोशनल बर्डन भी लाती है। हर वक्त आपको एक परेशानी, एक स्ट्रेस सी रहती है कि यार अभी किसी ने आ जाना है, पैसे मांग लेने हैं। तो ये स्ट्रेस जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके काम करने को भी अफेक्ट करती है। तो जितना हो सके कर्ज़े से दूर रहें। ओके, तो जो तीसरी रीज़न हमारे पास आती है वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैप है। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि जब हमारी सैलरी, हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक टर्म होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जिसका मतलब ये होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। पहले जो चीज़ें आपके लिए लग्जरीज होती थीं वो अब ज़रूरत बन जाती है।
تو ہماری جو سیلریڈ کلاس ہے وہ عام طور پر یہ سوچتی ہے کہ بس ایک دفعہ سیلری بڑھ جائے پھر سیونگز کروں گا، انویسٹنگ کروں گا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو پاتا، کیونکہ جب فائنلی آپ کی سیلری بڑھتی ہے تو آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی بڑھ جاتا ہے، اور پھر سیلری پر ٹیکس بھی بڑھ جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ انفلیشن تو بڑھ ہی رہی ہوتی ہے، تو وہ سیونگز والی چیز تو پیچھے کہیں رہ جاتی ہے۔ آپ محنت تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو پیسہ انویسٹمنٹس میں لگانا تھا وہ غلط جگہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ ایک ٹریڈ مل پر بھاگ رہے ہوں۔ جب آپ زیادہ تیز بھاگتے ہیں، یعنی آپ کی سیلری بڑھتی ہے، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن کھڑے تو آپ وہیں پر ہیں۔ پہلے بھی آپ کو اگلی سیلری آنے کا ویٹ ہوتا تھا، اور اب سیلری بڑھنے کے بعد بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ ساتھ خرچے بھی بڑھا دیے نا آپ نے۔ لائف سٹائل انفلیشن، اس سے بچنا ہے آپ نے۔ پھر اگلا پوائنٹ آتا ہے ہمارے پاس، پرائیورٹائزنگ سیکیورٹی اوور اپرچونٹی، یعنی کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک نوکری لگی ہوئی ہے، مہینے کے آخر میں گارنٹیڈ پیسے آ جانے ہیں ہمارے پاس، تو جو باقی آنے والی اپرچونٹیز ہوتی ہیں لوگ ان کو مس کر دیتے ہیں۔ یہ ایک سیفٹی ایلوژن میں ہوتے ہیں، دھوکے میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نوکری ہے، ہمیں کچھ اور کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کوئی رسک نہیں لیتے یہ لوگ، حالانکہ یہ تو سب سے بڑا رسک ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک سورس آف انکم ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ نوکری چلی گئی تو، اور ویسے بھی نوکری تو صرف روزمرہ کے خرچے پورے کرنے کے لیے ہوتی ہے، ویلتھ کریشن کے لیے تو آپ کے پاس انکم کے اور سورسز ہونے چاہیے۔ پانچویں ریزن ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ سوچتے ہی رہتے ہیں، کبھی ایکشن نہیں لیتے۔ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، اگر میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں تو میں بزنس شروع کر لوں گا۔ او بھائی، پیسے آئیں گے کہاں سے؟ کچھ کرو گے تو آئیں گے نا۔ اس پہ وہ ایک میم سی دیکھی تھی کہ میں کہتا ہوں کہ پیسے آئیں تو کچھ کروں، پیسہ کہتا ہے کہ تو کچھ کر تو ہم آئیں۔ تو یہ والی سچویشن ہوتی ہے ان کی۔ صرف سوچنے سے اگر کچھ ہوتا تو شیخ چلی بھی امیر ہو جاتا۔ اپنی سوچوں میں تو یہ لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور شاید جو سوچتے ہیں، جو پلاننگ کرتے ہیں وہ بھی اچھی کرتے ہیں، لیکن بس ایکشن نہیں لے پاتے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں نے جو ایکشن یا فیصلہ لیا اگر وہ غلط ہو گیا تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کچھ سیکھنے کو تو ملے گا نا۔ ایک بڑا مشہور کوٹ ہے پروبیبلی نیلسن منڈیلا کا کہ آئی نیور لوز، آئیدر آئی ون اور لرن۔ محمد رضوان نے بھی اس سے کچھ ملتی جلتی بات کی تھی، تو خیر یہ بات ہمیں بھی ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ پور مائنڈ سیٹ کی اگلی ریزن ہے نان سیریس ایٹیٹیوڈ۔ میں نے اپنے کتنے دوستوں کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لنک بھیجے، بلکہ ساتھ بیٹھ کر دکھائیں، ایسی ویڈیوز جن سے ان کی فائنینشیل انڈیپینڈنس کی جرنی شروع ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اس کو سیریس ہی نہیں لیا۔ پرلے درجے کی سستی اور ڈھٹائی ہوتی ہے ان لوگوں میں۔ اب ثاقب کو ہی دیکھ لیں، جب بھی میں اسے لانگ ٹرم انویسٹنگ کے بارے میں بتاتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یار کیا پتہ اتنا زندہ رہنا بھی ہے یا نہیں۔ او بھائی، اگر زندہ رہے تو کیا ہمیں اپنی طرف سے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے سے آپ ایک پیسو انکم کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے سوتے ہوئے بھی آپ کے لیے پیسہ بن رہا ہوگا۔ کیا یہ ایسی بات نہیں جس کے لیے ہم تھوڑا سا سیریس ہو کر سوچ لیں؟ اب جہاں ثاقب کی اتنی برائیاں کی ہیں وہاں ایک اور کر لینے دیں۔ ثاقب سگریٹ بھی پیتا ہے اور دبا کے پیتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مہینے کا کتنا خرچہ بن جاتا ہے، تو اس نے بتایا کہ 18 سے 20 ہزار روپیہ۔ پہلے تو میں حیران ہو گیا، لیکن پھر میں نے حساب لگایا کہ اگر یہی پیسہ وہ سگریٹ کی بجائے سٹاک مارکیٹ میں لگا دے تو کیا ہوگا۔ تو آئیں دیکھ لیتے ہیں حساب۔ اس مثال کے لیے ہم سٹاک مارکیٹ کا ایوریج ریٹرن لے رہے ہیں 18%، جو کہ آپ کو بہت آسانی سے مل بھی جاتا ہے۔ اگر ثاقب 5 سال تک ہر مہینے 18,000 روپے انویسٹ کرتا ہے تو اس کی ٹوٹل انویسٹمنٹ بنتی ہے 10,80,000، اور 5 سال بعد یہ اماؤنٹ بن چکی ہوگی 17,57,000 روپیز، یعنی کہ 6,75,000 سے بھی زیادہ کا پروفٹ۔ اب اگر اسی انویسٹمنٹ کو 5 سے 10 سال کر دیں تو ٹوٹل انویسٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ بنتی ہے 21,60,000، اور ٹوٹل ریٹرن بنتا ہے 60,52,000 روپیز کا، یعنی کہ تقریباً 39 لاکھ کا پروفٹ۔ اور اگر ثاقب تھوڑی سی اور ہمت کر کے یہ کام 20 سال تک کے لیے کر لیتا ہے تو اس کی انویسٹمنٹ ہوگی 43 لاکھ روپیز کی، اور 20 سال میں ٹوٹل ریٹرن بنا ہوگا 4 کروڑ 21 لاکھ روپے کا، یعنی کہ تقریباً 3 کروڑ 78 لاکھ روپیز کا پروفٹ۔ اب یہ ریٹرن آن پیپر ہے، یعنی کہ اس میں ابھی ہم نے انفلیشن اور ٹیکسز وغیرہ کو ایڈجسٹ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ ایک بہت اچھا پروفٹ بنا سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ،
और ये प्रॉफिट आप सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड सेट चेंज करके बना सकते हैं। सिर्फ सिगरेट्स की जगह आपने ये पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना है। तो इसका मतलब है कि आपने पुअर माइंडसेट से वेल्दी माइंडसेट की तरफ आ जाना है। खैर, लोगों के अमीर ना होने की अगली रीज़न है पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लोग बहुत मेहनत करते हैं, हफ्ते के 40-50 घंटे काम कर लेते हैं, लेकिन अपना पैसा मैनेज करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाते। क्या मतलब है इसका? भाई, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पैसा आ रहा है, आपको पता ही नहीं कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। आप उसे ट्रैक ही नहीं कर रहे। जब आप अपने पैसे को ट्रैक ही नहीं करेंगे तो जो लीकेज हो रही है, जो गैर ज़रूरी पैसा खर्च हो रहा है, उसके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ जा रहा है। और ट्रस्ट मी, ये थोड़ा थोड़ा पैसा मिलकर एक बहुत बड़ी अमाउंट बन सकता है। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि पैसा तो लॉटरी विनर्स के पास भी बहुत सारा आ जाता है, लेकिन उनमें से अक्सर वो पैसा गंवा बैठते हैं। तो आपने अपनी प्रॉपर बजटिंग और एक्सपेंस ट्रैकिंग लाजमी करनी है। इस पर मैं कोशिश करूँगा कि अलग से एक वीडियो बना दूँ। खैर, इसके बाद हमारे पास जो अगली रीज़न आ जाती है वो है ब्लेम गेम। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग गैर जिम्मेदार होते हैं वो अपने काम की जिम्मेदारी नहीं लेते। ये काम पुअर माइंडसेट वाले लोग भी करते हैं। ये लोग अपनी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन का जिम्मेदार कभी खुद को नहीं ठहराते। हमेशा गलती किसी और की होती है। सिस्टम ही ख़राब है सारा, इकॉनमी बहुत बुरी है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, कंपनी तनख्वाह थोड़ी देती है। इन लोगों के पास बैठेंगे तो बस यही सुनने को मिलेगा। ठीक है, इनमें से कुछ बातें कुछ हद तक ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन अपनी तरफ से तो कोशिश करनी है ना आपको। अगर आप हर वक्त दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे और ख़ुद कुछ नहीं करेंगे तो आप अपनी सिचुएशन कभी इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। फराज के 2 अशार इस वक्त जहन में आ रहे हैं। शिकवे ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, उसकी वो जाने उसे पास से वफ़ा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। खैर, इसके बाद हमारे पास अगली रीज़न आती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन की समझ ना होना। इसकी मिसाल ऐसे लें कि लेट से कोई बंदा फ़ास्ट फूड खाता है। अब जब वो बर्गर या पिज़्ज़ा खा रहा होगा तो उस वक्त उसे बहुत मज़ा आएगा, दिल खुश हो जाएगा, लेकिन बाद में उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। लॉन्ग टर्म तो नुकसान ही है ना इसका। लेकिन इसकी जगह अगर वो हेल्दी डाइट अपनाता है तो उस वक्त तो शायद उसे मज़ा ना आए, लेकिन इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी लंबी और सेहतमंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि आप अभी वाले थोड़े मज़े को छोड़कर बाद वाले लेकिन ज़्यादा बड़े फ़ायदे को चूज़ करते हैं। और ये काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप अभी जो फजूल खर्चियाँ करके वक्ती खुशी ले रहे हैं उसको छोड़कर इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं अपना। थोड़ी देर पहले हमने वो कंपाउंडिंग वाली मिसाल देखी थी ना कि सिगरेट्स छोड़कर इन्वेस्टिंग शुरू की तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हमें। बस यही काम करना है हमें। लेकिन होता क्या है, वही साकिब वाली बात कि पता नहीं इतना ज़िंदा रहना भी है हमने या नहीं। तो बस ये लोग थोड़ी सी टेम्पररी खुशी के लिए अपना फ्यूचर दांव पर लगा देते हैं। आपने ये काम नहीं करना, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप पे योर सेल्फ फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को समझें। अमीर और गरीब में एक मेजर फ़र्क ये भी है कि अमीर बंदा पहले अपने आप को देता है और बाद में दूसरों को देता है। मतलब इसका ये है कि जैसे ही अमीर बंदे के पास पैसे आते हैं, पहले वो अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स वाले पैसों को साइड पर करता है और फिर दूसरे खर्चों की तरफ आता है। जबकि एक पुअर माइंडसेट वाला बंदा पहले दुनिया जहान के खर्चे करता है, बिल्स, फीसें, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कपड़े ख़रीदना, हर तरह के खर्चे करने के बाद फिर वो सेविंग्स के बारे में सोचता है। लेकिन तब तक उसके पास कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ऐसा डिज़ाइंड है कि जो कुछ भी है उसे खर्च कर लो। लेकिन आपने डिलेड ग्रेटिफिकेशन और पे योर सेल्फ फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है। और आखिरी मसला हमारे पास आता है अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट ना करना। जब आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने कितनी सेविंग्स करनी है और किस लिए करनी है, तो ये काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको अपने छोटे छोटे टारगेट सेट कर लेने चाहिए कि इस महीने मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी है या इस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। जब आपके सामने एक टारगेट होगा तो उसे अचीव करना भी आसान हो जाएगा। इसकी जगह अगर आप जेनेरिक या वेग से गोल्स बनाएंगे कि बस मैंने पैसे जमा करने हैं,
तो शायद थोड़े से पैसे आप जमा कर तो लें, लेकिन उन्हें आप फ़ौरन से खर्च भी कर लेंगे। और अब जाते जाते एक बोनस टिप भी देता चलूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हमेशा तबाही के बिल्कुल किनारे पर खड़े होते हैं, यानी कि इन लोगों के पास कोई फाइनेंशियल बफर नहीं होता। एक अनएक्सपेक्टेड खर्चा, एक इमरजेंसी आई और ये लोग कर्जे और इन सारे मसलों में चले जाते हैं। इससे बचने के लिए आपके पास एक इमरजेंसी फ़ंड लाजमी होना चाहिए कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आपका फाइनेंशियल निज़ाम तबाह ना हो। ये है तो एक बहुत छोटी सी टिप, लेकिन बहुत काम की है। तो भाई ये थी वो 10 से 11 रीज़न्स जो एक मिडिल क्लास बंदे को कभी अमीर नहीं होने देती। अब आपको ये रीज़न्स पता चल चुकी हैं, देखें कि कहीं आप में भी तो ये मसले नहीं। अगर हैं तो अब आप इन पर काम कर सकते हैं। मुझे तो इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला, उम्मीद है आपको भी सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।